फेरुचियो लैम्बोर्गिनी दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी कार ब्रांडों में से एक के पीछे का आदमी है। लेकिन जो बात अधिकांश लोग नहीं जानते हैं वह यह है कि सुपरकार बनाने से पहले उसके पास वास्तव में इटली की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी थी। और जो बात और भी कम लोग जानते हैं वह यह है कि जब वह एक ट्रैक्टर टाइकून था तब वह युद्ध का कैदी था। फेरुचियो की इंजीनियरिंग कौशल ने उसे दुनिया के कुछ बेहतरीन ट्रैक्टर बनाने में मदद की, लेकिन एंजो फेरारी के साथ एक बहस ने उसे दिशा बदलने और दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपर कार बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे दोनों पुरुषों के बीच एक बड़ी चल रही लड़ाई शुरू हुई। लेकिन इससे पहले कि हम इस सब पर जाएं, चलिए पहले 1916 में इटली के एक छोटे से शहर में वापस चलते हैं। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी दो अंगूर के किसानों के बच्चे थे। उस समय इटली में बढ़ते हुए यह कठिन था। यह एक ऐसा देश था जो युद्ध के बाद वित्तीय बर्बादी और खाद्य की कमी से प्रभावित था और इसके कई नागरिक भूखे थे। लेकिन कठिनाइयों के बावजूद फेरुचियो ने जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखा। उसने अपने बचपन का समय अपने माता पिता के अंगूर के खेत पर काम करते हुए बिताया। फेरुचियो के पिता ने आशा की थी कि एक दिन उसका बेटा इस खेत का उत्तराधिकारी बनेगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया गया था। लेकिन युवा लैम्बोर्गिनी के पास अन्य योजनाएं थीं। खेत पर बड़े होते हुए फेरुचियो ने मेहनत के मूल्य को सीखा, लेकिन उसने यांत्रिकी के प्रति अपनी रुचि भी खोजी। लैम्बोर्गिनी के पास एक ट्रैक्टर था जिसे फेरुचियो हर दिन घंटों तक खोलने और ठीक करने में बिताता था। उस समय ऑटोमोबाइल अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में थे। यांत्रिकी अत्याधुनिक तकनीक थी और फेरुचियो पारंपरिक पुराने खेती से कहीं अधिक इंजनों में रुचि रख। इसका मतलब था कि जब फेरुचियो ने स्कूल छोड़ा तो उसे एक बड़ा निर्णय लेना था। क्या वह अपने पिता की तरह एक किसान बनेगा, पारिवारिक परंपरा को जारी रखेगा, या वह पूरी तरह से दिशा बदलकर अपनी रुचियों का पालन करते हुए एक इंजीनियर बनेगा। और निश्चित रूप से अपने पिता की निराशा के बावजूद उसने इंजीनियरिंग चुनी और तकनीकी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बोलोग्ना चला गया। स्नातक होने के बाद फेरुचियो को एक मैकेनिक के रूप में नौकरी मिली, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चला। जब दुनिया एक और युद्ध में डूब गई, फेरुचियो को रॉयल इटालियन एयरफोर्स में भर्ती किया गया। लेकिन जब उसकी यांत्रिक क्षमताओं का पता चला तो उसे सेना के ट्रैक्टरों और डीजल ट्रकों के रखरखाव में मदद करने के लिए ग्रीक द्वीप रोड्स भेजा गया। फेरुचियो को उस समय नहीं पता था, लेकिन सैन्य वाहनों और ट्रैक्टरों के साथ काम करने का यह अनुभव बाद में बहुत काम आएगा। 1943 में इटली ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रभावी ढंग से युद्ध में उनकी भागीदारी की घोषणा करते हुए इटालियन सैनिकों को सड़कों से बाहर निकाल दिया गया और जर्मनी ने गारिसन पर कब्जा कर लिया। लेकिन फेरुचियो को नागरिक के रूप में रहना पड़ा और उसने द्वीप पर अपनी खुद की मैकेनिकल कार्यशाला खोली। लेकिन फिर जैसे जैसे युद्ध 1945 में समाप्त हो रहा था, जर्मनी हार का सामना कर रहा था और मित्र सेनाओं ने रोड्स द्वीप पर कब्जा कर लिया। उन्होंने शुरू में फेरुचियो सहित सभी को कैदी बना लिया। उसके लिए सौभाग्य से मित्र सेनाओं ने फेरुचियो की मैकेनिकल क्षमताओं को देखकर उसे 1 साल तक उनके वाहनों की मरम्मत करने दिया। फिर 1946 में उसे छोड़ने और इटली लौटने की अनुमति दी। और यहीं से लैम्बोर्गिनी की अद्भुत कहानी वास्तव में शुरू होती है। जब फेरुचियो इटली लौटे तो उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। उनके पास अब कोई नौकरी नहीं। उन्होंने सड़कों पर मैकेनिक के रूप में काम करते हुए अपना समय बिताया था, लेकिन अब वह कुछ और करना चाहते थे। और जब वह इटली में वापस थे तो उन्होंने एक उभरते बाजार को देखा। उन्होंने देखा कि गरीब किसान युद्ध के बाद ट्रैक्टर खरीदने में असमर्थ थे। न केवल यह, बल्कि युद्ध के बाद की पाबंदियों के कारण पेट्रोल की कीमतें आसमान छू गई थी। इसलिए कई किसानों को अपने ट्रैक्टर चलाने के लिए भी पैसे नहीं मिल रहे थे। फेरुचियो ने अपने चारों ओर यह सब होते हुए देखा और तय किया कि वह इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इटालियन सरकार आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सैन्य वाहनों की नीलामी कर रही थी और फेरुचियो ने इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने कई वर्षों तक कई वाहनों पर काम किया था, इसलिए उन्हें पता था कि उन्हें क्या चाहिए और उन्हें किस कीमत पर खरीदना चाहिए। उन्होंने नीलामी में एक सस्ता ब्रिटिश मॉरिस इंजन खरीदा जिसे वह संशोधित कर सके। फेरुचियो के नए इंजन डिजाइन ने एक ईंधन एटमाइजर का उपयोग किया
इसका मतलब था कि जबकि उन्हें शुरू करने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता थी, एक बार जब वे शुरू हो गए तो इंजन बहुत सस्ते डीजल ईंधन पर स्विच कर गया। यह एक अद्भुत नवाचार था और अपने देश की ईंधन समस्या के लिए एक प्रतिभाशाली समाधान था। और इसी तरह पहला लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर जन्मा। उन्होंने लागत को और कम करने के लिए एक छोटे फ्रेम का भी उपयोग किया, लेकिन इतना जल्दी नहीं। निश्चित रूप से लैम्बोर्गिनी ने इंजन में नवाचार किया और एक बहुत अच्छी तरह से निर्मित ट्रैक्टर बनाया, लेकिन बाजार पहले से ही बहुत स्थापित ट्रैक्टर ब्रांडों जैसे कि फिएट ट्रैटोरी और लैंडिनी द्वारा प्रभुत्व में था। नए आने वाले के लिए ज्यादा जगह नहीं थी और इसलिए शानदार डिजाइन के बावजूद लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर बहुत धीरे धीरे शुरू हुए। पहले फेरुचियो बस एक ट्रैक्टर एक सप्ताह में पूरी तरह से अकेले बना रहे थे, लेकिन उनके ट्रैक्टर बिक रहे थे। उनकी लागत कटौती तकनीक एक बहुत प्रभावी बिक्री पिच साबित हुई। बिक्री पिच वास्तव में यह ज्यादा समय नहीं लगा कि फेरुचियो ने अपना खुद का कारखाना खोला और उत्पादन को तेज करने में मदद के लिए कुछ कर्मचारियों को नियुक्त किया। लेकिन उत्पादन को वास्तव में बढ़ाने और बड़े ट्रैक्टर कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पैसे की जरूरत थी। इसलिए उसके पिता ने उसे बैंक ऋण के लिए पारिवारिक खेत को गिरवी रखने की अनुमति दी और फेरुचियो ने 1000 मॉरिस इंजन खरीदने में सक्षम हो गया और काम पर लग गया। फेरुचियो अपने व्यवसाय की संभावनाओं को लेकर बेहद उत्साहित था, लेकिन इस व्यवसाय ऋण के कारण अब उसे पता था कि अगर उसकी कंपनी असफल होती है तो उसके परिवार को अपना खेत खोने का खतरा हो सकता है। अच्छी खबर यह थी कि फेरुचियो की तकनीकी प्रतिभा ने उसे ट्रैक्टर बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश करने की अनुमति दी। और उसके पास एक और चाल थी, क्योंकि उसने अपने खुद के इंजन का डिजाइन तैयार किया, जिसका मतलब था कि लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर अब ब्रिटिश इंजन को संशोधित करने पर निर्भर नहीं रहेंगे और इसके बजाय वे अपने इंजन खुद बना सकेंगे। और यह वास्तव में सही समय पर हुआ जब इटालियन सरकार ने इटालियन किसानों को इटालियन निर्मित कृषि मशीनरी खरीदने के लिए ऋण देने की घोषणा की। और चूंकि फेरुचियो अब खुद इंजन बना रहा था, उसकी मशीनरी योग्य थी और उसने अपने ट्रैक्टरों की मांग में भारी वृद्धि देखी। इस समय तक लैम्बोर्गिनी सालाना 200 ट्रैक्टर का उत्पादन कर रहा था और फेरुचियो अपने ट्रैक्टरों की गुणवत्ता से इतना आश्वस्त था कि हर साल वह अपने गृहनगर में एक ट्रैक्टर खींचने की प्रतियोगिता आयोजित करता था। 2 ट्रैक्टरों को एक साथ बांधकर एक प्रकार की खींचतान प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने के लिए रखा जाता था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन सा ट्रैक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन कर। लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर हमेशा जीतते थे, इसलिए इस समय चीजें फेरुचियो के लिए अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसने उत्पादन को और बढ़ाया। लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर इटली के सबसे बड़े ट्रैक्टर निर्माताओं में से एक बनने लगे और इसके परिणाम स्वरूप फेरुचियो अब देश के सबसे अमीर लोगों में से एक बन रहा था। हालांकि जबकि यह सब हो रहा था, फेरुचियो ने किसी तरह अपने पास मौजूद एक फिएट टोपोलिनो को संशोधित करने का समय निकाला। उसने एक बड़ा इंजन जोड़ा, पिछले सीटें हटा दी और इटली की सबसे प्रसिद्ध रेसों में से एक में भाग लिया। फेरुचियो अपने कार को अल्फा रोमियो, फेरारी और मासेराती जैसे बड़े नामों के खिलाफ परीक्षण करने के लिए उत्साहित था। हालांकि रेस के मध्य में आपदा आई जब फेरुचियो ने अपनी कार को ट्यूरिन में एक रेस्तरां की दीवार में टकरा दिया। यह फेरुचियो के रेसिंग करियर का अंत होगा और उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा। इतनी सारी पैसे खर्च करने के बाद भविष्य में उसने कई कारें खरीदी। विशेष रूप से उसे 1950 के दशक में लग्जरी ग्रैंड टूरिंग कारें पसंद थी। उस समय इटालियन निर्माता कार उद्योग के अग्रणी थे। इटालियन ब्रांड्स ने एक ऐसी शान और परंपरा को पकड़ लिया था जिसे जर्मन, ब्रिटिश और अमेरिकी निर्माताओं ने 20वीं सदी में कभी हासिल नहीं किया। अल्फा रोमियो, फिएट, मासेराती और फेरारी जैसे ब्रांड इंजीनियरिंग और सुंदरता की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे थे। फेरुचियो ने इन सभी इटालियन ब्रांड्स की कारें रखी थी, लेकिन हर कार में उसे एक समस्या मिली जो उसे उसकी नज़र में परफेक्ट बनने से रोकती थी। फेरारी 250 जीटी उसकी सबसे लग्जरी कार थी। फेरारी को सफलता का शिखर माना जाता था और यह सेलिब्रिटीज और अत्यधिक अमीरों द्वारा बहुत पसंद की जाती थी। लेकिन फेरुचियो को अपनी फेरारी इतनी पसंद नहीं थी। उसने अपनी 250 जीटी को बहुत शोर और बहुत खुरदुरी बताया, जो एक सही सड़क कार के लिए ठीक नहीं था। न केवल फेरुचियो को अपनी फेरारी का ड्राइविंग अनुभव पसंद नहीं था,
बल्कि यह हमेशा खराब भी हो जाती ठीक कराने के कई बार क्लच ठीक कराने के बाद बल्कि यह हमेशा खराब भी हो जाती। फेरुचियो ने तय किया कि वह इसे अपने कारखाने में काम करने वाले एक मैकेनिक के पास ले जाएगा। जब उन्होंने उस क्लच की जांच की जो सभी समस्याओं का कारण बन रहा था, तो दोनों को यह जानकर झटका लगा कि फेरारी में इस्तेमाल किया गया क्लच उस महंगी और उच्च प्रदर्शन वाली फेरारी का वही क्लच था जो लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरों में इस्तेमाल होता था। फेरुचियो ने क्लच को एक ऐसा अपग्रेड किया जो एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार के लिए बेहतर था और तुरंत फेरारी के निर्माता एंजो फेरारी से मिलने गया। यह कोई छोटी बात नहीं थी। एंजो फेरारी अपने भयानक गुस्से और कम धैर्य के लिए जाने जाते थे, लेकिन इससे फेरुचियो को डीटर नहीं किया। उसने महसूस किया कि वह फेरारी की कार में सुधार का सुझाव देकर उसे एक एहसान कर रहा है। आश्चर्य की बात नहीं है कि एंजो ने इसे इस तरह नहीं देखा। वास्तव में कहा जाता है कि वह फेरुचियो पर बहुत गुस्सा हो गए और कहा कि क्लच समस्या नहीं है, समस्या यह है कि आप फेरारी चलाना नहीं जानते और आप क्लच को तोड़ देते हैं। लेकिन वो वहीं नहीं रुके। यह भी माना जाता है कि एंजो ने यह कहते हुए समाप्त किया, मुझे ट्रैक्टर बनाने के लिए कारें बनाने दो। यह अपमान फेरुचियो के लिए दर्दनाक था। वह एंजो के पास एक समान मैकेनिक के रूप में आया था, लेकिन वह अपमानित और नीचा महसूस करके चला गया। इसी दिन फेरुचियो ने यह संकल्प लिया कि वह अपनी खुद की कारें बनाएगा जो फेरारी से बेहतर होंगी। वास्तव में वे सबसे बेहतरीन कारें होंगी जो पैसे से खरीदी जा सकती है। लैम्बोर्गिनी की कार कंपनी की स्थापना परफेक्ट कार बनाने के लिए की गई थी। अगले अध्याय से पहले मैं विदेशी बाजार में लग्जरी स्पोर्ट्स कार उद्योग को बाधित करने और एंजो फेरारी से प्रतिशोध लेने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। फुरुचियो ने चाकू को मोड़ते हुए एक कदम आगे बढ़कर एंजो फेरारी के मुख्य इंजीनियरों में से एक को अपने साथ ले लिया। सही टीम के साथ फुरुचियो ने 4 महीने बाद ट्यूरिन ऑटो शो को लक्षित किया, जहां वह ऑटोमोबाइल उद्योग में अपनी उपस्थिति की घोषणा करेगा। एक कार और इंजन को जमीन से डिजाइन करना आसान नहीं था, लेकिन फुरुचियो के अनुभव और उसके ट्रैक्टर कारखानों से पहले से मौजूद बुनियादी ढांचे के साथ वह और उसकी टीम 4 महीने में कार शो के लिए एक प्रोटोटाइप तैयार करने में सक्षम थे। हालांकि एक समस्या थी, कार में इंजन नहीं था। फुरुचियो वास्तव में अपने एक टीम सदस्य के साथ इंजन के उपयोग पर असहमति के कारण झगड़ गया था, जिसका मतलब था कि उनके पास 1963 के ऑटो शो के लिए समय पर कुछ भी तैयार नहीं था। लेकिन फुरुचियो के पास एक विचार था और उसने इंजन बे को ईंटों से भर दिया ताकि कार जमीन के करीब दिखे जैसे कि उसमें इंजन हो। शो के दौरान कार की हुड को लॉक रखा गया था और शुक्र है कि किसी ने हुड के नीचे देखने की मांग नहीं की। इंजन के बिना भी लैम्बोर्गिनी की नई कार को काफी ध्यान मिला और शो के बाद कार का उत्पादन शुरू हुआ। इस पहली कार का नाम लैम्बोर्गिनी 350 जीटी रखा गया और उन्होंने रिलीज पर 13 कारें बेची। यह स्वीकार करना होगा कि यह बहुत अधिक नहीं लगता, लेकिन उस समय सुपर कार श्रेणी में नए बाजार में प्रवेश करने के लिए 13 बिक्री प्राप्त करना वास्तव में अच्छा है। और अगले 2 वर्षों में 120 कारें उत्पादित और बेची गई, जिससे लैम्बोर्गिनी को ऑटोमोबाइल उद्योग में एक सम्मानजनक शुरुआत मिली। लेकिन यह फुरुचियो द्वारा अपेक्षित फेरारी का उथल पुथल नहीं था, इसलिए उसने 350 जीटी को और बेहतर बनाने पर काम करना शुरू किया। इस बीच उसके कुछ शीर्ष इंजीनियर एक कार पर गुप्त रूप से काम कर रहे थे। उसने लैम्बोर्गिनी के भविष्य को ग्रैंड टूरिंग कारों से कुछ अलग एनविजन किया, जिन्हें फुरुचियो बनाना पसंद करते थे। उनके प्रोटोटाइप को P400 उपनाम दिया गया था, जिसे रेसिंग पेडिग्री के साथ एक रोड कार के रूप में डिजाइन किया गया था। उन्हें पता था कि उनके बॉस को मंजूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है कि फुरुचियो ने अपने पुराने दुर्घटना के बाद रेस कार बनाने से दूर रहने की इच्छा जताई थी। प्रोटोटाइप पूरा होने के बाद उन्होंने अपना काम फल शो को दिखाया और उम्मीद की कि वे उसे यह समझा सके कि इसे उत्पादन में लाना बहुत महंगा नहीं होगा, जैसा कि उन्होंने अपेक्षा की थी। फुजो शुरू में इस विचार के खिलाफ था, लेकिन वह अपनी कार व्यवसाय को बढ़ाने और एंजो फेरारी को हराने के लिए बहुत था। अंततः फुजो ने तय किया कि वह अपनी टीम द्वारा डिजाइन की गई इस नई रेस कार का उपयोग एक मार्केटिंग टूल के रूप में कर सकता है, कुछ ऐसा जो लोगों को उसके ब्रांड के बारे में बात करने के लिए प्रेरित करे।
यह नया मॉडल 1966 जिनेवा मोटर शो से ठीक 2 दिन पहले पूरा हुआ, जहां इसे जनता के सामने पेश किया जाना था। इसे लैम्बोर्गिनी मियुरा कहा जाएगा, और जो चीज वास्तव में इस कार को अलग बनाती थी वह थी इंजन की स्थिति, जो फॉर्मूला वन कारों से प्रेरित थी। कार के सामने होने के बजाय इंजन को पीछे रखा गया था ताकि अतिरिक्त प्रदर्शन प्राप्त किया जा सके। यह उस समय एक नवाचार था जो जल्द ही व्यापक रूप से अपनाया जाने था। विडंबना यह है कि यह कार वह कार बन गई को मानचित्र पर लाने वाली थी। मियुरा जल्दी ही आइकॉनिक बन गई। इसकी अनोखी डिजाइन और अद्भुत प्रदर्शन ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। इसे उस समय की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों में देखा गया, जिसमें द इटालियन जॉब शामिल है, और सेलिब्रिटीज ने इस कार को धन के अंतिम प्रदर्शन के रूप में अपनाया। लैम्बोर्गिनी वास्तव में उभर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश आपदा आने वाली थी। 60 के दशक में फुचियो की कंपनियां फल फूट रही थी। लैम्बोर्गिनी अल्टीमेट बिल्स उस समय की शीर्ष कारों, जिसमें फेरारी भी शामिल था, के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, और लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स दुनिया के कुछ बेहतरीन ट्रैक्टर्स का उत्पादन कर रहा था और इटली के बाहर ग्राहकों को सफलतापूर्वक बेच रहा था। लेकिन अगले दशक की शुरुआत में कुछ नई चुनौतियां आने वाली थीं। पहली समस्या तब शुरू हुई जब प्रोटोटाइप के कुछ सबसे बड़े आयातकों ने, जिन्होंने अपना काम दिखाया, दक्षिण अफ्रीका और बोलीविया में फल ट्रैक्टर्स के आदेश अचानक राजनीतिक अशांति के कारण रद्द कर दिए। इससे फुचियो के पास सैकड़ों तैयार ट्रैक्टर्स रह गए जिन्हें वह बेच नहीं सका। इसके अलावा उसके श्रमिक यूनियनाइज्ड थे, इसलिए वह लागत कम करने के लिए उन्हें निकाल नहीं सकता था। खर्च नियंत्रण से बाहर होने लगे और फुचियो के पास अपनी कंपनी को एक प्रतिकूल ट्रैक्टर समूह को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन समस्याएं वहीं खत्म नहीं हुई। उसकी कार कंपनी की बिक्री भी धीमी होने लगी, क्योंकि इटली द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से चल रहे आर्थिक उछाल के अंत की ओर बढ़ रहा था। फुचियो ने लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स का 51% हिस्सा एक स्विस कंपनी को बेच दिया, $600,000 के लिए व्यवसायी, जो आज लगभग $4 मिलियन के बराबर है। लेकिन फिर 1973 में एक वैश्विक तेल संकट आया और ईंधन की कीमतें इतनी अधिक थीं कि उत्पादन बहुत महंगा हो गया और उच्च प्रदर्शन वाली कारों की मांग गिर गई। यह सब फुरुचियो के लिए बहुत अधिक था, और उन्होंने लैम्बोर्गिनी में अपनी शेष 49% हिस्सेदारी भी बेच दी और अपने जीवन के बाकी हिस्से को केंद्रीय इटली में एक संपत्ति पर बिताने के लिए सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने खुद को व्यस्त रखा और यहां तक कि एक किसान के रूप में अपनी जड़ों की ओर लौट आए, और उनकी उद्यमिता की भावना इतनी मजबूत थी कि उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति में एक सफल शराब व्यवसाय भी स्थापित किया। लेकिन यह सब सवाल उठाता है कि लैम्बोर्गिनी कंपनियों के साथ क्या हुआ जब उनके संस्थापक और नवोन्मेषक सेवानिवृत्त हुए। 70 के दशक की शुरुआत में कृषि मशीनरी समूह ने फुरुचियो से लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर खरीदे, और यह समूह आज भी लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरों का मालिक है। लेकिन लैम्बोर्गिनी की सबसे प्रसिद्ध कंपनी लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल के लिए व्यवसाय ने वर्षों में थोड़ी अधिक उथल पुथल का सामना किया। सबसे पहले 70 के दशक में इटली की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बिगड़ने के साथ लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल वास्तव में 1978 में दिवालिया हो गई। 1980 तक प्रतिष्ठित इतालवी स्पोर्ट्स कार ब्रांड को एक सफल फ्रांसीसी भाइयों के जोड़े ने $3 मिलियन की छूट दर पर खरीदा। इस नेतृत्व में लैम्बोर्गिनी ने कुछ पुनरुत्थान देखा और 1987 में इसे $25 मिलियन में क्रिसलर को बेच दिया, जो कार निर्माताओं के अपने पोर्टफोलियो को विविधता देने की कोशिश कर रहे थे। क्रिसलर ने थोड़े समय के लिए कुछ लाभ देखा, लेकिन अमेरिका में बिक्री में गिरावट आई और उन्हें कंपनी को बेचना पड़ा। इस बार एक इंडोनेशियाई समूह ने लैम्बोर्गिनी के मालिक होने के लिए $40 मिलियन का भुगतान किया, और उन्होंने फिर से लैम्बोर्गिनी के ब्रांड को पुनर्जीवित करने में सफलता पाई। दुर्भाग्यवश एशियाई बाजार में एक वित्तीय संकट का मतलब था कि कंपनी को फिर से बेचना होगा। उस समय मजबूत यूरोपीय बाजारों ने वोक्सवैगन को एक बड़े खर्च की लहर पर जाने का मौका दिया,
और 1988 में उन्होंने लैम्बोर्गिनी को कई अन्य कार ब्रांडों जैसे बेंटले के साथ खरीदा। और आज तक वोक्सवैगन समूह लैम्बोर्गिनी ब्रांड का मालिक है, जो उनकी सहायक कंपनी ऑडी के तहत है। इसलिए जबकि लैम्बोर्गिनी ने फुरुचियो की कंपनी बेचने के बाद कई उतार चढ़ाव देखे हैं, ऐसा लगता है कि वोक्सवैगन ने एक बहुत ही स्मार्ट खरीदारी की। 21वीं सदी ने सुपरकारों की मांग में एक बड़ा पुनरुत्थान देखा और लैम्बोर्गिनी इस मामले में अग्रणी रही। लैम्बोर्गिनी अपने जीवन काल में फेरारी को सिंहासन पर बैठाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। आप यह तर्क कर सकते हैं कि आजकल लैम्बोर्गिनी नए पैसे वाले मिलेनियल्स के लिए सुपरकार का पसंदीदा विकल्प बन गई है। कई लोगों के लिए यह धन और सफलता का प्रतीक है, जो काफी अजीब है, क्योंकि अगर एन्जो फेरारी ने सभी उन वर्षों पहले फ्रुक्चियो की सलाह सुन ली होती तो लैम्बोर्गिनी शायद कभी शुरू ही नहीं होती। तो अब अगर आप सोचते हैं कि एक युद्ध के कैदी का लैम्बोर्गिनी शुरू करना पागलपन था, तो उस अनाथ